हेलो बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से देश का एक तरह से केंद्रीय बैंक जिसे हम बोलते हैं कौन, देश का आरबीआई हमारे, वो किस तरह से देश में साख पर नियंत्रण रखता है और किस तरह से मुद्रा को कंट्रोल करता है। हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कहां पर, केंद्रीय बैंक के कार्य के अंदर, जिसमें एक हमने पढ़ा था कि ये पूरे देश की मुद्रा पर कंट्रोल करता है, साख पर कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने के क्या तरीके, किस तरह से कंट्रोल करता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्रफ और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग देखो, सबसे पहले पार्ट 2 तक मैंने जो छोड़ा था वहां तक मैंने ये बताया था किस तरह से एक केंद्रीय बैंक काम करता है और केंद्रीय बैंक के कौन कौन से कार्य हैं। अब उसके बाद एक्चुअली में जो टॉपिक पड़ता है या समझना चाहिए वो है साख का निर्माण। जो देश के वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो किस प्रकार से साख का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन उस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए कि सीआरआर और एसएलआर क्या होता है, इसलिए इस टॉपिक को मैं पहले बता दे रहा हूं और इस टॉपिक के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि साख का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है कौन, केंद्रीय बैंक, वो देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करता है। ये मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करने का क्या मतलब है, समझो जरा एक बार। आप सभी को बताऊं कि किसी भी देश को लगातार ऐसे क्या करना चाहिए, ग्रोथ करना चाहिए, लगातार ऊपर बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन जो हमारी तय स्पीड है, अगर वो उसके ऊपर नीचे चला जाता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ग्रोथ तो ऐसे हो स्ट्रेट लाइन में और धीरे धीरे क्या होती रहे, ग्रोथ होती रहे, लेकिन कभी कभार हमारी जो मांग होती है वो उससे नीचे गिर जाती है। तो आपको पता हो, एक होता है वर्ड एडी, एडी मतलब होता है समग्र मांग, कुल मांग, और एक होता है समग्र पूर्ति। तो जब एग्जाम्पल के लिए हमारी समग्र मांग नीचे गिर जाएगी, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में लोग सामान खरीदना कम कर दे रहे हैं। सामान कम खरीदने का मतलब है सामान कम बिकना, और सामान कम बिकने का मतलब है आपके जानकार वाले लोगों को या आपको फ्यूचर में कोई जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग सामान ही नहीं खरीद रहे तो जॉब ही क्रिएट नहीं होगी। तो ये सिचुएशन बेकार है। लेकिन धीरे धीरे ये रिकवर होकर वापस ऊपर जाती है और ये कंडीशन बन जाती है। इसमें भी दिक्कत है, जब एडी किसके बराबर हो जाए, सॉरी ज्यादा हो जाए एएस से, इसमें क्या आ जाती है, महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन, स्थिति दर, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। जब बहुत एडी ज्यादा है एएस से, इसका मतलब क्या है, जब मांग बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन मार्केट में सामान नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा, कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। तो हम इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या चाहते हैं कि अगर नीचे गया है तो ये ऊपर जाए और ऊपर गया है तो ये नीचे आए, ठीक है। नीचे गया है तो कहां चाहते हैं, ऊपर जाए। तो अब ध्यान रखना, अगर मुझे मांग को, अगर मैं पूरा बोलूं एडी को बढ़ाना है तो क्या करूंगा, और अगर मुझे समग्र मांग, ध्यान रखना इसमें समग्र लगा लेना, समग्र एडी को घटाना है तो क्या करूंगा। देखो, समग्र मांग बढ़ाने के लिए क्या तरीके, समग्र मांग को बढ़ाने का मतलब है अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो मांग ज्यादा करेंगे, है ना, और अगर लोगों के पास पैसा कम होगा तो मांग कम करेंगे। और ज्यादातर लोग आज के टाइम में मांग कहां से कर रहे हैं, वो अपनी जरूरतों के लिए क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल लोन के आज मैं टाइप बताऊं आपको, एक होता है होम लोन, आपने सुना होगा, लोग घर किराए उस पे लेते हैं लोन लेकर, कार लोन लेते हैं, ठीक है, इवन लोग कार के बाद पर्सनल लोन लेते हैं, घर में कोई काम हो गया, शादी वादी हो गई, पर्सनल लोन हो गया, लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, लोग स्मार्टफोन लेने के लिए लोन लेते हैं, लोग लैपटॉप लेने के लिए लोन लेते हैं, लोग टू व्हीलर लेने के लिए लोन लेते हैं, गाड़ियां। अब जितनी बार भी अगर ये लोन लेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो इसके बढ़ने की वजह से ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, दिख रही है आपको, ये ऊपर चली गई है। तो इस स्थिति में जब मांग ज्यादा हो जाएगी तो उसे हम कम करना चाहते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा कम कर दे, कैसे भी उनको लोन कम दें ताकि मांग क्या हो जाए, कम। तो वो हम समझेंगे इस वाली मौद्रिक नीति के अंदर। और अगर मान लीजिए मांग कम है और उस मांग को हम बढ़ाना चाहते हैं तो इस स्थिति में हम उन्हें लोन ज्यादा दें, लोन ज्यादा देने की वजह से क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ही को ले लीजिए, कल अगर आप कमा रहे हैं और अगर आपको लोन मिल जाता है तो आपके पास पैसा ज्यादा आएगा, और पैसा ज्यादा होने की वजह से आप मांग भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो वही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आते जरा
समझो जरा, जो आरबीआई पॉलिसी लाता है इसको ठीक करने के लिए, उसे बोलते हैं कौन सी पॉलिसी? मौद्रिक पॉलिसी। एक और होती है, ध्यान रखना, वो है राजकोषीय नीति। राजकोषीय जो नीति होती है वो कौन लेके आता है? वो लेके आती है सरकार। बट सरकार वाला हम किसी और चैप्टर में पूछेंगे या पढ़ेंगे, बजट वाले में। आज वाले में मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। तो मौद्रिक नीति को कौन लाता है? देश का केंद्रीय बैंक लाता है, आरबीआई। इसके अंदर वो इसको ठीक करने के दो उपाय हैं उसके पास, एक मात्रात्मक उपाय और एक गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक का मतलब क्वांटिटेटिव एंड गुणात्मक का होगा क्वालिटेटिव। सो मात्रात्मक में सबसे पहली चीज जो आ रही है वो आ रही है बैंक दर। इस बात को ध्यान समझिएगा, ज्यादातर इन चीजों का लेना देना लोन से ही कनेक्ट होगा जाके, तो इन चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा विशेष। चलिए अब आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं। देखिए होता क्या है, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। आरबीआई के अंदर सारे बैंक काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट बैंक हो, तो उन्हें बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। उन्हें बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। इनको इंग्लिश में कमर्शियल बैंक भी बोला जाता है, तो शॉर्ट में बोल दूंगा सीबी। और ये किससे लेन देन करते हैं? ये हमारी जनता से लेन देन करते हैं, पब्लिक से। ये लेन देन करते हैं जनता से। तो अब ध्यान रखना, अगर इनको कोई काम है तो ये जाएंगे वाणिज्यिक बैंकों के पास, और इनको कोई काम है या पैसे जमा कराने तो ये जाएंगे इसके पास। अब समझना जरा ध्यान से, आरबीआई लोन देता है किसको? वाणिज्यिक बैंकों को। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कितने पे देता है? 4% पर एनम पे देता है। तो जब ये आरबीआई इसे लोन देगा तो ये किसको लोन देगा? पब्लिक को लोन देगा। अब एक चीज याद रखना, ये जिस रेट पे इसको लोन दे रहा है, आरबीआई जिस रेट पे वाणिज्यिक बैंकों को लोन दे रहा है, वाणिज्यिक बैंक उससे अधिक दर पर लोन देते हैं किसको? पब्लिक को। तो इस केस में मान लेते हैं, ये एग्जांपल ले रहा हूं भी मैं, कितना? 5% पर एनम। आप देख रहे हैं आरबीआई ने अपना ऋण का दर जो कर रखी है वो 4% है, तो उसने 5% कर रखी है। एक एग्जांपल है। अगर ये एग्जांपल के लिए इसको बढ़ाकर अप करके 5% कर दे तो ये करके कितना कर देंगे? 6%, ठीक है। और अगर इन्होंने लोन महंगा कर दिया तो पब्लिक लोन क्या लेगी? कम लेगी, क्योंकि लोन क्या हो गया है? महंगा हो गया है, ठीक है। अब बात समझिए जरा, बैंक दर क्या होता है? बैंक दर वो दर होती है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। क्या कह रहा हूं? बैंक दर वो दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। तो मतलब ये वाली जो दर हो गई, ये क्या हो गई? बैंक दर हो गई, ठीक है। अगर मुझे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम करनी है, ध्यान रखना, मैं मांग को कम करने के लिए मुद्रा की पूर्ति वर्ड यूज करूंगा। मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, लोन कम हो जाएगा, अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। तो मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए, इनके पास पैसे कम करने के लिए इस दर को बढ़ा देगा। ये दर बढ़ा देगा तो वाणिज्यिक बैंक अपनी दर बढ़ा देंगे, और अपनी दर बढ़ाने की वजह से जनता के पास जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मांग में भी कटौती हो जाएगी, ठीक है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंक दर और रेपो दर सेम होता है। बैंक दर और रेपो दर सेम होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने क्या बताया, जिस दर पर इसने लोन दिया, तो एक को तो हमने बोला बैंक दर और एक मैंने बोला रेपो दर, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए जो बैंक दर होती है वो किसके लिए होती है? दीर्घ काल के लिए होती है। एक्चुअली हर साल का कह लो कुछ ना कुछ लोन होता है जो आरबीआई से कमर्शियल बैंक लेने जाते हैं, तो वो किसके अंदर आ गया? दीर्घ काल में आ गया। एग्जाम्पल के लिए 1 साल से ज्यादा है, 1 साल के लिए। लेकिन कुछ इमीडिएटली अगर कमर्शियल बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा की जरूरत होती है तो वो जाते हैं तुरंत भागे भागे किसके पास? आरबीआई मुझे पैसे दे दो। अब जब आरबीआई उनको पैसे देगा इमीडिएटली, वो कह रहा है तुरंत क्यों चाहिए? कह रहा हमें इमरजेंसी है, 3 महीने के लिए दूंगा, और जिस दर पे मैं तुम्हें लोन दूंगा अब उसे बोलेंगे क्या? रेपो दर। तो रेपो दर जो होती है वो किसके लिए होती है? अल्पकाल के लिए होती है। नॉर्मली आप कह सकते हो 90 दिन, 90 डे, और 90 से डे से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? बैंक दर कहलाएगा। तो बैंक दर और रेपो दर एक ही चीज हो गई। समझने वाली बात यह है, रेपो दर और बैंक दर में, बैंक दर पे जब लोन दे रहा है, बैंक दर जिस दर पर आरबीआई लोन दे रहा है, बैंक दर पे कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती। लेकिन रेपो दर में यहां पर इन्हें क्या रखना पड़ता है? अपनी सिक्योरिटी को, या फिर कह लीजिए अपनी प्रतिभूतियों को इन्हें गिरवी रखना पड़ता है। प्रतिभूतियों को क्या रखना पड़ता है? गिरवी रखना पड़ता है। किनको? हमारे कमर्शियल बैंकों को। तो दो डिफरेंस, अल्पकाल के लिए होती है रेपो दर और प्रतिभूतियों को गिरवी रखना पड़ता है, बैंक दर में नहीं रखना पड़ता। तो एक साथ दो चीजें समझा दी, बैंक दर भी और रेपो दर भी। दोनों ही क्या होता है? जिस दर पर आरबीआई लोन दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंकों को। रिवर्स रेपो दर क्या होता है? उल्टा। उल्टा कैसे? एग्जाम्पल के लिए, जैसे जनरली हम लोगों को अगर पैसे की जरूरत होती है तो मम्मी पापा से लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि मम्मी पापा ने आपसे पैसे लिए हों?
पॉसिबल है, हुआ हो नहीं हुआ हो सकता है लिया हो, और क्यों लिया हो, ताकि आपके पास पैसे अगर एक्स्ट्रा पड़े हैं तो वो ले लेते कि यार ठीक है मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी या दे दूंगा, पापा ने बोला, और लेकिन वो इसलिए ले रहे हैं ताकि तुम बिगड़ ना जाओ, तुम उस पैसे का अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना कर दो। तो इस केस के लिए आपको क्या करना है, आपको इस यहां पर रिवर्स रेपो देर में आरबीआई मम्मी पापा बन जाता है। तो यहां पर आरबीआई अब लोन लेगा, क्या हुआ, अब तक तो वो लोन दे रहा था लेकिन अब आरबीआई लोन लेगा, और किससे लेगा, वाणिज्यिक बैंकों से लेगा, वाणिज्यिक बैंकों से। तो जब ये लोन मान लो एग्जांपल के लिए 4% या 5% जो भी इसको दे देंगे, तो पब्लिक को देने के लिए तो उनके पास पैसे ही नहीं बचेगा, और पब्लिक को पैसा देने के लिए नहीं बचेगा तो मांग क्या कर देंगे, अपने आप ही कम कर देंगे। ठीक है, अब उसी के बाद जो बात आ रही है, तो इसका मतलब अगर मुझे मुद्रा की पूर्ति कम करनी है बच्चा लोग, अगर मुझे मुद्रा की पूर्ति कम करनी है जनता के पास, तो मैं ये वाली दर बढ़ा दूंगा। तो वाणिज्यिक बैंक को, मान लो तुम वाणिज्यिक बैंक हो, तो तुम्हें फायदा कहां पर है, तुम्हारे को फायदा तो तब है जब तुम्हारा पैसा आरबीआई के पास जाए, क्योंकि ब्याज ज्यादा मिल रहा है, तो पब्लिक को लोन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो रिवर्स रेपो दर वह दर जिस दर पर आरबीआई लोन लेता है, किससे, हमारे वाणिज्यिक बैंकों से। अब आता है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब क्या है बेटा, यहां पर खुले बाजार की क्रियाएं का मतलब है सरकार का अपने बॉन्ड को बेचना आरबीआई के थ्रू। मान लेते हैं एग्जांपल समझो, सरकार की एक प्रतिभूति है, बॉन्ड है, जो कि है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का ये बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब होता है अपनी उनकी प्रतिभूतियां बोलिए, सिक्योरिटी बोल लीजिए, समझने के लिए शेयर बोल दीजिए। तो अगर कभी सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वह जनता से लेती है, लेकिन कैसे लेगी, देखो गवर्नमेंट जाएगी किसके पास, आरबीआई के पास, कहता है हमारी ये ना 1 लाख वाली प्रतिभूतियां हैं ना बिकवा दो, कितनी है, 100 हैं, इससे और 1 लाख इंटू 100 करके आप देख लेना, आई थिंक 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, और ज्यादा होंगे तो और मल्टीप्लाई। आरबीआई क्या कहता है, बैंकों से और पब्लिक से कहता है भाई ये 1 लाख रुपए की प्रतिभूति है, बॉन्ड है, ये हम आपको 95,000 में देने को राजी है, कितने साल के लिए, 1 साल के पीरियड के लिए। सुनो भाई, तुम लोग कमर्शियल बैंक हो और तुम ही क्या हो, जनता हो, तो मैं आरबीआई हूं, तो मैं कह रहा हूं ये 1 लाख रुपए की प्रतिभूति है, मिल नहीं रही यहां पे प्रतिभूति, कागज वागज कोई ले लेता हूं, चलो एक कागज समझाने के लिए। मान लो मेरे पास ये बॉन्ड है और ये है एक बॉन्ड 1 लाख रुपए का है, तो मैं कह रहा हूं ये 95,000 में ले लो अभी, और 1 साल बाद हम आपसे वापस ले लेंगे, तब आपको 1 लाख चुकाएंगे, अभी लेंगे 95 और बाद में आपको 1 लाख चुकाएंगे। तो इसमें आपका हर एक बॉन्ड पर क्या है, फायदा है, कितने का, 5,000 का। तो इस केस में कुछ बैंक ने खरीद ली, 5 बैंक ने खरीद ली, 1 पब्लिक ने खरीद ली, मान लेते हैं। इससे क्या हुआ, पब्लिक और बैंकों का पैसा खींच लिया आरबीआई ने, अब तुम्हारे पास क्या है, बॉन्ड, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब तुम्हारा पैसा खिंच गया तो तुम पैसे से डिमांड तो कर नहीं पाओगे, तो डिमांड कहाँ आएगी, नीचे आ जाएगी, और ये इक्वल इस वाले पॉइंट पर आ जाएगी। हमें बार बार लाना तो इसी पॉइंट पर है ना, हमें लाना तो इस पॉइंट पर है। तो डिमांड को हम अगर कम कर देंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, पैसा ही नहीं रहेगा, तो डिमांड कहाँ होगी। तो ये हुआ। और जब हमें लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मान लीजिए डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई है, ये नीचे पहुंच गया, तो इस केस में मांग को बढ़ाने के लिए मैं अपनी आरबीआई अपनी आपसे क्या खरीद लूंगा, प्रतिभूतियों को वापस खरीद लूंगा, मेरे बॉन्ड दो और ये लो 1 लाख रुपए ले जाओ, ठीक है। तो इस स्थिति को कहते हैं खुले बाजार की क्रिया है, जहां पर सरकार की प्रतिभूतियों का पहले तो आरबीआई क्या करता है, विक्रय करता है, और बाद में आपसे क्या करता है, क्रय करता है। चलिए अब समझते हैं क्या सीआरआर और एसएलआर के बारे में, ये दोनों को समझ लेते हैं। इंग्लिश में एलआरआर और सीआरआर, सीआरआर को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, लिख लेना, मैं क्या कह रहा हूं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। सीआरआर को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, और एसएलआर को लिखो हिंदी में कॉपी में, एसएलआर को बोलते हैं इंग्लिश में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। अब ये होता क्या है ये भी समझो, इसका लेना देना यहां से है। एक्चुअली ये जो बैंक है ना, इनके पास पब्लिक पैसा जमा करती है, तो ये जो भी पैसा होते हैं उसके 3 हिस्से करते हैं। तो जो इनके पास पैसा आया उन्हें बोलेंगे कुल जमाएं। अब मान लेते हैं उनके पास कुल जमाएं आई हैं कितनी, 10,000 रुपए। तो इस 10,000 रुपए के ये 3 टुकड़े करते हैं। इस जो भी बैंकों के पास पैसा है उसके कितने होते हैं, 3 टुकड़े होते हैं। तो पहला टुकड़ा किसके पास जाता है, आरबीआई के पास, उन्हें जमा कराना कंपलसरी है। तो आरबीआई के पास जो पैसा जमा होता है उसे बोलते हैं सीआरआर। एग्जांपल के लिए कितने रुपए, 1,000 रुपए, तो ये हो गया कितना, 10%, याद रखना
टोटल डिपॉजिट का 10%। तो ये हो गया CRR रुपए। ठीक है, उसके बाद कुछ पैसा बैंक अपने पास भी रखते हैं ताकि पब्लिक ने अगर अपना पैसा जमा कराया और कभी मांगने आ जाए तो वो कुछ अपने पास रखते हैं। तो जो अपने पास रखते हैं उसे बोलते हैं SLR। ठीक है, ये भी कितना हो गया एग्जांपल के लिए 1000 और कितना परसेंट हो गया टोटल डिपॉजिट का, ये भी 10%। और बाद बाकी 10,000 में से 1000 रेस्ट करने के बाद जो बचा वो चढ़ा देते हैं ये लोन पर। तो लोन कितने का दे दिया उन्होंने, 8,000 को दे दिया पब्लिक को, ये कितना हो गया 80%। ठीक है, तो आप समझना जरा, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, आरबीआई वाले के CRR की, कुल जमाओं का वह हिस्सा जो बैंकों को, कुल जमाओं का वह हिस्सा जो बैंकों को आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो CRR। तो इसका मतलब क्या हो गया, CRR वो पैसा जो कहां चला गया, आरबीआई के पास। और मैंने बताया कुल जमाओं का वह हिस्सा जो बैंक अपने पास रखते हैं ताकि पब्लिक अगर अपना पैसा मांगने आ जाए तो हम उसे लौटा सकें, तो उसे बोलते हैं SLR। तो ये बैंक किसके पास रखते हैं, सेल्फ के तौर पर रखते हैं। अब इससे क्या होता है, देखो मांग होनी है वो लोन से होगी, तो अगर मैं इस वाले अमाउंट को बढ़ा दूं, आरबीआई वाले अमाउंट को बढ़ा दूं, तो लोन का अमाउंट अपने आप कम हो जाएगा। मान लो अभी ये 1000 है, इसको मैं 2000 कर दूं, 2 और 1 3, तो ये 7 हो जाएगा। लोन कम बटेगा, लोन कम बटेगा तो डिमांड कम, सेम ऐसे SLR में होगा। अच्छा, अभी के लिए बता दूं, ये तो CRR SLR का यही यूज है, लेकिन जब हम अगला चैप्टर नहीं अगला टॉपिक करेंगे साख निर्माण, तो उसमें इसका यूज होगा। ध्यान रखना, इन दोनों के जोड़ को हम बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो तो 10%, अभी के लिए तो ये कितना हो गया 20% हो गया। अगर ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा। अभी इसका यूज नहीं है, लेकिन जब साख निर्माण करेंगे तब वहां पर इसका यूज होगा। ठीक है, तो आपको मैंने बैंक दर समझा दिया, जिस दर पर आरबीआई, बैंक दर और रेपो दर दोनों, जिस दर पर आरबीआई लोन दे रहा है किसको, वाणिज्यिक बैंकों को। रिवर्स, इसमें आरबीआई लोन लेता है। खुले बाजार की क्रियाएं, सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना आरबीआई द्वारा। CRR और SLR दोनों बता दिया। टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो आरबीआई के पास जमा होता है CRR, और जो खुद रखते हैं वो SLR। नाउ अब आते हैं मात्रात्मक उपाय पर, ये समझना चला ध्यान से। इसको समझने के लिए इसको मैं डाल देता हूं, नोट करते रहना। जब कुछ लगे ना कि कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बताया तो उसे अपनी कॉपी में नोट कर ले करो। ठीक है, अच्छा एक चीज और हो गई है, चैनल चेंज हुआ, आप सभी को पता है। यहाँ पर वीडियो पढ़ रही है, वहाँ पर नहीं पढ़ रही है, तो प्लीज़ एक बार दोस्तों को बताओ कि सर जी नया चैनल अपग्रेड करा है। प्लस मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, क्योंकि कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता तो यहाँ डाल पाता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर जाके फटाफट जल्दी से क्या कर दो, एक तो मैसेज कर दो। ठीक है, 9873611140, इस पर एक बार हाई कर दो ताकि मैं नंबर सेव कर लूँ आप लोगों का। और फिर अगर कोई भी चेंजेस आएंगे या कोई भी अपडेट होगी तो मैं व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सीमांत आवश्यकता क्या होती है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक कार है, नहीं है लेकिन मान लेते हैं, और उसकी वैल्यू है 5 लाख। मैंने उसे परचेज करा था, लेकिन क्योंकि 2 ईयर बीत चुके मैंने उसे खरीद के, तो अब उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि बची है एग्जाम्पल के लिए 3 लाख रुपए। मैं इस कार को लेके गया बैंक के पास कि मुझे इस कार पे क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। बैंक ने बोला मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा 2.5 लाख का लोन तो मिल जाएगा, लेकिन इस पर लोन पे अमाउंट पे 3 लाख में से कितने माइनस करो, 2.5 लाख का लोन मिलेगा। कितने नहीं दिए उन्होंने 50,000 रुपये काट लिए। तो ये जो 50,000 है यही बेटा क्या कहलाता है, सीमांत आवश्यकता। गिरवी रखी जाने वाली सामान और उस पे मिलने वाले लोन के अंतर को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, क्या बोलते हैं, सीमांत आवश्यकता। अगर ये सीमांत आवश्यकता बढ़ेगी, मान लो 50 की जगह 70 कर दें तो 2.30 का लोन मिले तो लोन कम मिलेगा, तो मांग भी क्या होगी, कम। मांग कम तो डिमांड कम, समझ रहे हो, पैसा कम। ऐसे ही साख की राशनिंग का कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है लिमिट ऑन लोन। अगर हमें लग रहा है, आरबीआई को लग रहा है कि लोन ज्यादा बांटकर डिमांड ज्यादा हो रही है, तो वो इसे गाइडेंस जारी करेगा कमर्शियल बैंकों को कि प्लीज इस सेक्टर को आप लोन मत दीजिए। तो राशनिंग का मतलब होता है एक तरह से क्या लगाना, लिमिट लगाना। राशनिंग का मतलब होता है लिमिट और साख का मतलब लोन। तो लोन पर लिमिट लगाना क्या कहलाता है, साख का राशनिंग। जिन सेक्टरों में ज्यादा डिमांड आ रही है उस पर लिमिट लगा देना। नैतिक प्रभाव का मतलब होता है एडवाइस करना, गाइड करना, ठीक है,
डांटना फटकारना, जिस तरह से मम्मी पापा आपको डांटते फटकारते पढ़ ले नहीं तो तेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, ये करवा देंगे, फोन छीन लेंगे, क्यों? क्योंकि आप काम नहीं करने पड़ने वाला। सेम ऐसे ही अगर आरबीआई जो बोल रहा है अगर वो नहीं करते कमर्शियल बैंक तो उस पर नैतिक प्रभाव डालता है। इस प्रभाव को ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली नैतिक प्रभाव बोलते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो ये वाला जो टॉपिक था कौन सा? मौद्रिक नीति वाला, वो यही था जिसके अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय आपको याद रखने हैं। इन मात्रात्मक और गुणात्मक में से ये सीआरआर और एसएलआर वाला ज्यादा अच्छे से याद करना, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वो होगा साख का निर्माण, और साख के निर्माण में इसका बहुत ज्यादा क्या है? यूज है। ठीक है, तो आज वाले पार्ट को इतना ही। आप दो काम करेंगे, इस पार्ट को अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप पे लगाएंगे, एक काम नंबर 1, ठीक है, और दूसरा काम ये करेंगे इस वीडियो को क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे। आपको पता है चैनल चेंज हुआ तो दोस्तों को इन्फॉर्म भी करना है। ठीक है, मैं आपका लेके आऊंगा नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी आगे की चीजें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।